मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त क्रांतिकारी महापुरुषों, जननायकों, संतों, गुरुओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम 18वें छत्तीसगढ़ राज्य बामसेब के राज्य अधिवेशन के अवसर पर सभी सम्मानीय अतिथि, मंचासीन और पंडाल में उपस्थित भाइयों और बहनों, बामसेब या बामसेब के अपशुट संगठनों का जो प्रबोधन और जागरण का जो मकसद है, देश में वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, जो नए नए समस्याएं निर्माण हुई है और जो नए नए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जानकारी दे करके समाज को जागरूक करना। बामसेब कभी भी रैली, प्रदर्शन या जय जयकार करने या डीजे पे नाच गान करने वाला प्रोग्राम नहीं करता है। हम मूल निवासी समाज को सदियों से दिमागी खुराक से वंचित रखा गया। हमको सिर्फ पेट की खुराक दी गई जिंदा रहने के लिए। वास्तव में दिमाग की खुराक एकमात्र संगठन देता है बामसेब। जिस गुब्बारे में वो गुब्बारा किसी भी रूप रंग का हो, लाल हो, हरा हो, पीला हो, काला हो, यदि उसके अंदर हीलियम गैस भर दी जाए या हाइड्रोजन गैस भर दी जाए तो वो क्या करेगा? उड़ेगा। तो रूप रंग से नहीं उड़ता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है उसके कारण उड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे हाईली क्वालिफाइड लोग, बड़े बड़े अधिकारी, मैं तो वेल क्वालिफाइड हूँ। अरे आपको ब्राह्मणों के द्वारा दी गई शिक्षा, यानी ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम की डिग्री है आपके पास, चाहे आप पीएचडी हो, वो शिक्षा नहीं जो बाबा साहब अंबेडकर की मंशा थी या हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके पास जो शिक्षा थी। तो साथियों, हमारे कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे, उनको पेट की खुराक जरूर मिलेगी। ब्राह्मण भी सबसे पहले कथा भागवत करता है, उसके बाद खीर पूड़ी खिलाता है। आप लोगों को पेट की खुराक दी जाएगी। यहाँ जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, सब्जेक्ट इतने हैं कि एक सब्जेक्ट पे कम से कम 1 घंटे की स्पीच दी जा सकती, तब जाकर के हम समझा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। अभी बज रहे हैं 3:34। मुझे कम से कम 1 घंटा आप सुनने की कोशिश करें, क्योंकि खाना तो खाते ही हैं, कभी कभी उपवास भी करते हैं। तो साथियों, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो जानकारी यहाँ दी जा रही है उसको आपको जागरूक करने के लिए दी जा रही है, और ये आप ये जानकारी समाज तक पहुंचाए उसके लिए दी जा रही है। सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं दी जा रही है। उस सोच से, उस मानसिकता से ये जानकारी आपको हासिल करना चाहिए और इसको सभी लोगों को जिम्मेदारी लेकर के ये काम करने की आज आवश्यकता है। साथियों, पहला सब्जेक्ट रखा हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में वीवीपैट मशीन या वीवीपैट की पर्चियां 4 महीने पहले ही क्यों नष्ट कर दिए गए। इसी के अथवा में है, ईवीएम में घोटाला होता है, इसके दस्तावेजी सबूत है
क्या 2024 के आम चुनाव में इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन फिर एक बार भारत की जनता को मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाएंगे? और इसी से संबंधित दूसरा विषय संसदीय प्रणाली को खतरे में डालकर 3.5% अल्पसंख्यक स्वर्ण समाज, 3.5% स्वर्ण नहीं ब्राह्मण, अल्पसंख्यक स्वर्ण समाज यानी अल्पसंख्यक ब्राह्मण की जनाधार खोती हुई राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः स्थापित करने में ईवीएम मशीन भूमिका का तथा चुनाव आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का षड्यंत्र है। साथियों, सबसे पहले ये ईवीएम मशीन लाने के पीछे मान्यवर कांशीराम साहब ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी, और उन्होंने कहा था कि हम बहुसंख्यक लोग हैं, वोट हमारा है, हम संख्या में ज़्यादा है और राज ये 3.5% लोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो या बीजेपी के ब्राह्मण हो या आरएसएस के ब्राह्मण हो, वो अलग अलग नहीं है। उन्होंने सोचा कि कांशीराम बात तो सही कह रहा है, वोट इनके ज़्यादा है और राज हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए ये ईवीएम मशीन भारत में लाई गई कि ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटों की चोरी करके हम इन बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बना सकते हैं, हमारे ऊपर आश्रित कर सकते हैं। तभी से ये ईवीएम मशीन आई। और इसी तरीके से 2004 और 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता। लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के ऐसे जो थिंक टैंक कहा जाता है जिनको, उन लोगों ने सोचा कि इनके ऐसे कोई काम तो नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हम तमाम प्रकार की ऐसी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तो लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में गए कि इस ईवीएम मशीन में हम बटन दबाते हैं, मशीन टूं की आवाज़ करती है, लेकिन वोट कहाँ जाता है वो पता नहीं चलता है। इस ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तमाम प्रकार के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखे और सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में वो सफल हुए और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह मान चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। इसलिए आगे उन्होंने कहा कि इसके साथ में एक ऐसी मशीन लगाना होगी कि बटन दबाएं
और एक कागज़ की पर्ची निकले जैसे एटीएम से निकलती है, तो पता चल जाएगा कि हमने जो बटन दबाया है वही कागज़ की पर्ची बाहर आई। इसके साथ में वो मशीन जोड़ना होगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होने के बाद भी, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट था, वो 14 में चुनाव होना था, ज़्यादा समय नहीं था कि दूसरी मशीन लगाई जाए जिसको कहते वीवीपीएटी मशीन। अब वो वीवीपीएटी मशीन नहीं बनी, उससे पहले 2014 के चुनाव हो चुके और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का षड्यंत्र है कि 2004 और 2019 का चुनाव जब कांग्रेस ने जीता, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब सुप्रीम कोर्ट में गए, जजमेंट भी आ गया, लेकिन आरएसएस मुख्यालय में एक समझौता हुआ कि आपने 2004 और 2009 के चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीते हो, यह हम पब्लिसिटी करेंगे और भारत के आम लोग आपकी कांग्रेस की जो इमेज बनी हुई है उसका सत्यानाश कर देंगे, आपको नंगा कर देंगे। इसलिए कांग्रेस सोनिया गांधी आरएसएस के मुख्यालय गई नागपुर, उन्होंने मोहन भागवत से समझौता किया कि आप इसका प्रोपेगेंडा मत करिए, चुनाव जीत निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया है, इसको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी होती है ये सिद्ध कर दिया। हमने 2 बार चुनाव गड़बड़ी करके जीता, इस बार 2014 में आप भी गड़बड़ी करके चुनाव जीत सकते हैं। यह हम जो बोल रहे हैं उसके हमारे पास सबूत है, और हम लोग जो बोलते हैं बिना सबूतों के आधार पे नहीं बोलते हैं। अगर हम बिना सबूतों के आधार पे अगर बोलते हैं तो आज ये लाइव चल रहा है, 2 मिनट में एफआईआर दर्ज हो जाती है और बामसेप के सभी कार्यकर्ताओं को, वामन मेश्राम साहब को अंदर कर सकते हैं। तो साथियों, उनका समझौता हुआ कि 2000 आपने 2 बार चुनाव गड़बड़ी करके जीता है और हमको कह रहे कि 2014 का चुनाव जीत जाए, हम भी 2 बार गड़बड़ी करेंगे। इस तरीके से साथियों, उन्होंने 2014 और 2019 में गड़बड़ी करके चुनाव जीता है, उनका समझौता खत्म हो गया है। अब 2024 में हो सकता है, जिस तरीके से अभी देश में नरेंद्र मोदी के माध्यम से मणिपुर जैसे कांड करवाए जा रहे हैं, उसको बदनाम करने के लिए, और नए नए संसद में कानून पास किए जा रहे हैं, नए नए बिल बनाए जा रहे हैं, पारित हो रहे हैं, उसके माध्यम से उसकी छवि खराब करके ब्राह्मणों की व्यवस्था को मजबूत करने का मामला चल रहा है ये। तो 2014 के चुनाव वैसे हो चुके बिना वीवीपीएटी मशीन के। वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और दूसरी मशीन वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता 24 फरवरी 2017 में, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 2019 में होने वाले चुनाव में 100% बूथ के ऊपर वीवीपीएटी मशीन लगेगी। तो 2019 के चुनाव में और अन्य विधानसभा चुनाव में अब सेकंड मशीन लगती है,
वो सेकंड मशीन लगाने के लिए भारत सरकार ने हम लोगों के खून पसीने की कमाई जो हम टैक्स के रूप में देते हैं 3,535 करोड़ रुपए खर्च किए सेकंड मशीन के लिए। 3,567 करोड़ 35 करोड़। छोटी मोटी राशि है। 3,567 या 50 करोड़। अब सोचा जाए कि अगर ईवीएम में मशीन में गड़बड़ी नहीं होती तो 3,500 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता थी। इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, लेकिन अब ईवीएम मशीन से गड़बड़ी होने वाली, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो वीपीएटी मशीन से निकलने वाली 100% पर्चियों की रिकाउंटिंग होगी। फिर निर्वाचन आयोग और ब्राह्मणों ने मिलकर के एक रास्ता निकाला कि नहीं साहब 50% होना चाहिए। कांग्रेस और विभिन्न दल गए। ये बहुत षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो आपको 100% वीपीटी मशीन से निकलने वाली पर्चियों की काउंटिंग होना है, फिर आप लोग 50% होना चाहिए। ये सब प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 2013 में जो जजमेंट दिया था कि 100% वीपीटी मशीन से निकलने वाली मशीन की रिकाउंटिंग, पर्चियों की रिकाउंटिंग होना चाहिए। और फिर कहना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं 5 बूथ की होना चाहिए या 5 मशीन की होना चाहिए एक विधानसभा क्षेत्र में। तो साथियों, ये ब्राह्मण बनियों का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इस मूल निवासियों के जो वोट का अधिकार, बाबा साहब ने राजा बनने का अधिकार दिया था हम लोगों को, क्योंकि वोट हमारे ज़्यादा है, संख्या हमारी ज़्यादा है, शासक हम होने चाहिए, लेकिन हम शासित है। ये हमारा उस और उसके बाद हमारे विभिन्न डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या वीपीटी मशीन से निकलने वाली पर्ची सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है? जब उनका संधारण किया जा सकता है, अन्य दस्तावेजों का संधारण किया जा सकता है, जमीन के, मकान के या अन्य हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट, नौकरी के, वो सभी डॉक्यूमेंट संधारित किए जाते थे वर्षों तक। 5 साल के अंदर ही इनको जला दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। वो जानते हैं कि वामन मेश्राम जैसा पागल व्यक्ति इसके लिए भी रिकाउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से नष्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये हमारा लोकतंत्र या संसदीय प्रणाली को उन्होंने खत्म कर दिया। भारत में लोकतंत्र नहीं है, ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है। हमारे लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान रखा हुआ है यहाँ टेबल के ऊपर, सिर्फ पुस्तक है। इस संविधान में हम लोगों को तमाम प्रकार के जो संविधान की प्रस्तावना आज पढ़ी गई, समता, स्वतंत्रता, समान अवसर, धार्मिक स्वतंत्रता, ये तमाम न्याय, विचार अभिव्यक्ति जो सब कुछ किया था, कुछ भी लागू नहीं है। थोड़े बहुत लोग हमारे समाज में ये जो पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं,
या आज ये जितने भी ये पांडाल में बैठे हुए, मंच पे बैठे हुए अधिकारी बैठे हुए, ये सब संविधान की बदौलत, किसी देवी शक्ति के चमत्कार की जरूरत के कारण नहीं हुआ। आज हमारे बहुत सारे लोग, मैं भगवान की कृपा से, मैं किस्मत से यहाँ आ गया हूँ, तो अच्छा भगवान की कृपा थी और किस्मत थी तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। शिक्षा में जाति का प्रमाण पत्र, नौकरी में जाति का प्रमाण पत्र, राजनीति में जाति का प्रमाण पत्र लगाया कि नहीं लगाया? अरे भगवान की कृपा से, अब भगवान की कृपा अगर आप पे हुई तो पिताजी दादाजी पे क्यों नहीं हुई? तो ये बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, जो ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं, पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, इसके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने, हम जिस पांडाल में बैठे हुए हैं, ऐसे कई महापुरुषों ने इस मूल निवासी समाज को मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, इनकी आज़ादी के लिए समय समय पर संघर्ष किया और उनको रास्ता दिखाया और कुर्बानियाँ दी। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी ब्राह्मणों ने हत्या की है, जिसका इतिहास हमको जानकारी नहीं है। हम सबूतों के आधार पे बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए, बुद्धा से लगा करके अभी तक सबकी हत्या हुई है। और किसने की? ब्राह्मणों ने की है। वो साथियों, ये जो हमारा नोटंकी तंत्र चल रहा है, ये ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र नहीं है, नोटंकी तंत्र है। हम लोग सिर्फ जाते हैं, वोट डालते हैं, अरे राजा बनने का अधिकार दिया था, हम राजा बनाने में लगे हुए हैं। इस बार तो हमारे वो है, और सभी पुनापेक्ट के माध्यम से हमारे समाज में जो दलाल और भड़वे पैदा हुए, जो नेता हुए, ये पुनापेक्ट के परिणाम, क्योंकि ये जो प्रतिनिधि है, ये चयनित प्रतिनिधि है। ये चयनित प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए भेजा था कि ये हमारे संविधान और संवैधानिक अधिकारों को की रक्षा करेंगे, हमारे विरोध में हो षड्यंत्र, उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं आज वामन मेश्राम के अलावा ईवीएम के विरोध में कोई बोल रहा है? तमाम प्रकार की पार्टी है, तमाम प्रकार के नेता है। ना लालू प्रसाद बोल रहा है, ना मुलायम बोल रहा है, ना मायावती बोल रही है, ना नीतीश बोल रहा है। वो जानते हैं क्योंकि ये सत्ता में पहुंच गए, शासन प्रशासन में उनके लोग बैठे हुए हैं। हमारा एक एमएलए होता है, वो रिजर्व सीट से चयन होकर के जाता है, लेकिन उसका पीए ब्राह्मण या बनिया होता है। वहाँ भी उसको अपने ही नियंत्रण में रखते हैं। तो कोई मुख्यमंत्री बन गया है तो उसका पीए और किनके सहारे बने? उदाहरण देना चाहूंगा मैं। बुद्धा ने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कौन? हम बहुजन। कौन बहुजन? एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित। क्यों किया इन्होंने धर्म परिवर्तन? सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जैन, ये तमाम प्रकार के हम एससी, एसटी, ओबीसी से धर्म परिवर्तित लोग हैं। क्यों किया धर्म परिवर्तन इन्होंने? ब्राह्मणों की ऊंच नीच गैर बराबरी की व्यवस्था से अपमानित और प्रताड़ित होकर के इन्होंने अपनी पहचान खत्म की है। मर्जी से पहचान नहीं की। मैं आदिवासी हूं
अब विचार करिए, हम आदिवासी जंगलों में क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? और आदिवासी शब्द में हैं आदिकाल से निवास करने वाले लोग। आदिवासी शब्द में उनका इतिहास छुपा हुआ है। आदि अनादिकाल से इस देश के मूल निवासी, अरे इस देश के मूल निवासी तो जंगल पहाड़ी पसंद आ रहा, समतल जगह अच्छी शहर पसंद नहीं आए। और यदि वो जंगल पसंद थे, अपनी मर्जी से गए थे, तो संविधान के माध्यम से हम लोगों को अधिकार मिले, तो आज हम पढ़ लिख करके अधिकारी कर्मचारी और नेता बनकर के शहर में रह रहे। लंगोटी पसंद थी तो आज टाई सूट पैंट में क्यों है? इसका मतलब हम हमारी मर्जी से जंगलों में नहीं गए थे, हमको खदेड़ा गया था। तो जितने भी धर्म परिवर्तित लोग हैं, चाहे वो ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, मुस्लिम है, वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन नहीं हुए हैं। वो ब्राह्मणों के अन्याय अत्याचार की बदौलत उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। यह हम लोगों को जान लेना चाहिए। हम सब बिछड़े हुए लोग हैं और बामसेप एकमात्र संगठन, सभी सामाजिक समूह जो मूल निवासी लोग हैं, हम डीएनए के भाई हैं, हमारे पुरखे एक थे, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। साइंस की रिपोर्ट आ गई है कि एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जितने भी धर्म परिवर्तित लोग हैं, सबका डीएनए एक है और सिर्फ ब्राह्मण विदेशी है। उसका डीएनए और हमारा डीएनए, साइंस की रिपोर्ट। पहले हम इतिहास के माध्यम से कहते थे कि साहब इतिहास में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा लिखा था, बोलगा से गंगा, जो राहुल सांगतियान ने लिखा उसमें लिखा हुआ था, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था, वो सब इतिहास की बातें। लेकिन आज डीएनए के माध्यम से यानी साइंस ने सिद्ध कर दिया कि हम लोग बिछड़े हुए लोग हैं, पहचान खोए हुए लोग हैं। ये दुश्मन विलियन बन करके हमको आपस में लड़ा रहा है और बामसेप कह रहे कि नहीं, तुम चचेरे मौसेरे मौसेरे भाई हो, सब एससी, एसटी, ओबीसी के तुम्हारे पुरखे एक थे, इसलिए आपको संगठित होने की आवश्यकता है। उसी दिशा में हम लोग ये प्रबोधन और जागरण के काम निरंतर करते हैं और सभी सामाजिक समूह के लोगों को इस मूवमेंट के साथ में जोड़ने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज जितनी बड़ी ताकत हमारी हो चुकी है, उस ताकत के बारे में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। आरएसएस से भी ज्यादा केडर बेस और ताकतवर संगठन है बामसेप। उनके पास मीडिया है, उनके पास साधन संसाधन है, उनके पास वो है, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं है। बाकी पूरे देश में आज 31 राज्यों में 567 जिलों में हमारा नेटवर्क खड़ा है। कई उतार चढ़ाव आते हैं। कोरोना की वजह से हमारे 2 साल खराब हुए, उसके बाद भी हमारा जो दुश्मन है कई दलाल भी पैदा करता है। और कैसे ऐसे ऐसे सौदे करते हैं। आप लोगों को एक रामायण का उदाहरण देना चाहूँगा मैं, कि रावण के जिंदा रहते हुए विभीषण का राज तिलक कर दिया। ये एक कहानी है। रावण के जिंदा रहते हुए विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया राम ने। छोटा मोटा सौदा था। साम दाम दंड भेद
चाणक्य नीति है। हम लोग जानते हैं साम दाम दंड भेद। अरे वो इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है हम लोगों को। ये ईवीएम मशीन भी साम दाम दंड भेद है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी साम दाम दंड भेद है। मणिपुर में हुआ आदिवासियों के साथ, ये भी साम दाम दंड भेद की रणनीति है। आज तमाम प्रकार के लोगों को, आप हरियाणा की आपको जानकारी होगी, हरियाणा में जाटों के साथ क्या किया उन्होंने, और अभी राजपूत जो क्षत्रिय मूल निवासी संघ हमारे साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, वो भी जाग गए हैं, जिसको हम राजपूत कहते हैं, कि हमारे साथ में भी इन लोगों ने, इन ब्राह्मणों ने सिर्फ हमारा यूज एंड थ्रो किया, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो तमाम प्रकार के लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया और फेंका है। तो साथियों, ये हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये हमारे लोग चुनाव में वोट डालने जाते हैं और मीडिया चिल्लाता है भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कि नहीं, नौटंकी, ये सिर्फ नौटंकी है हमारे लोगों को। और हमारे लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं तो जागृति होगी कि वास्तव में क्या है। वो ब्राह्मण बनियों के द्वारा जो टीवी पे दिखाया जाता है और जो अखबारों में छापा जाता है वही पढ़ते हैं, उसको ही सही मान लेते हैं, उसको ही सही मान लेते हैं और वही इतिहास लिखते हैं। स्कूल कॉलेज का पाठ्यक्रम वो निर्धारित करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम आजाद कब हुए? जोर से बोलिए। 15 अगस्त 1947, क्योंकि यही पढ़ाया हमको कि हम आजाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। गलत है। जब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को सही जानकारी नहीं है, हमको वो जानकारी है जो ब्राह्मणों ने पाठ्यक्रम निर्धारित करके पढ़ाया। हम एससी एसटी ओबीसी के लोग 26 जनवरी 1950 को आजाद हुए। छब्बीस जनवरी 1950 से पहले, आज मैं ये माइक पे बोल रहा हूं, बोलने की भी आजादी नहीं थी। ये संविधान रखा हुआ है, पढ़ लीजिए आर्टिकल 19। अगर हमको बोलने की आजादी होती तो आर्टिकल 19 रखने की जरूरत थी। मलेरिया अगर नहीं होता, कुनैन की आवश्यकता थी। ये न 26 जनवरी 1950 से पहले ना पढ़ने की आजादी थी, ना नौकरी थी, ना राजनीति थी, ना बोलने की आजादी थी। इस संविधान ने हम लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार दिए, लेकिन कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले, इसका मतलब हम आजाद कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। और हम आजादी का उत्सव, स्वतंत्रता दिवस कब मना रहे हैं? 15 अगस्त। जो हमको जानकारी ब्राह्मण पाठ्यक्रम निर्धारित करके बताता है, वो ज्ञान है हमारे पास, और हम ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी बुद्धिमान समझते ही नहीं है। चाहे हमारे समाज में बुद्ध, कबीर, रविदास, संत शिरोमणि घासीदास,
या बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, तमाम प्रकार के महापुरुष, उनके बारे में नहीं। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, व्यास, उपाध्याय, यही बुद्धिमान लोग हैं। 18 महीने में पैदा हुआ किया वो। विचार करें, उनकी पैदाइश में और हमारी पैदाइश में कोई फर्क है? उनके शारीरिक अंगों में हमारे शारीरिक अंगों में कोई फर्क है क्या? मलेरिया का मच्छर उनमें और हम में फर्क करता है? या बिजली का करंट बहुत बड़ा शंकराचार्य है? नंगा वायर पकड़ ले और हम पकड़ लें, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा मठाधीश है, वो पक्षपात करता है। असली में वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। मलेरिया का मच्छर भी धर्मनिरपेक्ष है, बिजली का वायर भी धर्मनिरपेक्ष है, ये तो पाखंडी धर्मनिरपेक्ष है। तो साथियों, ये लोकतंत्र नहीं बचा है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ही हम लोग और इस संविधान को बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये संविधान की बदौलत हमारे समाज में पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, नेताओं का निर्माण हुआ है और इस संविधान को उन्होंने 2-2 बार जलाया है। 2-2 बार जलाया है। इस संविधान ने ही हमारी महिलाओं को आजाद किया है। तो इस संविधान की रक्षा करने के लिए ये अभियान चल रहा है और शासनकर्ता जमात बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। जयंतियां मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जयंती, उस संत की जयंती, बाबा साहब की जयंती, तमाम महापुरुषों की जयंती, और तमाम महापुरुषों को उन्होंने जाति के नाम पे कर दिया। हाँ, ये उस जाति के थे, बस उस जाति के लोग चंदा करेंगे समाज से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पूरे देश में, डीजे करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जय जयकार करेंगे, दूसरे दिन फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमको पढ़ा लिखा करके अधिकारी, कर्मचारी और लायक बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। क्या हम लोग ये काम करेंगे, सिर्फ जय जयकार करेंगे? लेकिन उन महापुरुषों ने जिस व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी सब कुछ कुर्बानियां दी है, उसके बारे में विचार करेंगे। उनकी कोई समस्या थी? तो साथियों, ये संसदीय प्रणाली खत्म हो चुकी है। उनका नया संविधान बन चुका है, उनका नया संसद भवन बन चुका है। वो किस गति से काम कर रहे हैं, यह आपको सोशल मीडिया से दिखाई देता होगा। वो सामूहिक नरसंहार करने के लिए, सामूहिक अत्याचार करने किससे भी पीछे नहीं हटते हैं। आपका छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के नाम पे आदिवासियों को कब से मारा जा रहा है? जो समस्याएं गुलाम भारत में नहीं थी, वह आजाद भारत में निर्माण हो गई। अगला विषय है साथियों, ओबीसी अगर हिंदू है, तथाकथित 3.5% ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों? अगला विषय जुड़ा हुआ अथवा में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना और जबरदस्ती हिंदू पहचान देकर उनके विभिन्न संवैधानिक अधिकारों
शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति, राजनीति से वंचित करना ब्राह्मणी षड्यंत्र है। साथियों, संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले ओबीसी को अधिकार दिए। आर्टिकल 340 सबसे पहले बना, फिर वो ओबीसी के लिए, 341 एससी के लिए और 342 एसटी के लिए। इसका मतलब 340 पहले बना, इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी को सबसे पहले अधिकार दिए। लेकिन ब्राह्मणों ने ओबीसी के जो साधन संपन्न लोग हैं, लैंडलॉर्ड लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनको अपने झांसे में फंसा करके ऐसे लोगों को ही ओबीसी को अधिकार मिले, उसके विरोध में खड़ा कर दिया। कौन ओबीसी? हम तो ओबीसी, हम पिछड़े हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए सरदार पटेल, ऐसे लोगों को आगे करके उन्होंने उसका विरोध करवाया। नहीं तो सबसे पहले जैसे एससी और एसटी को 1950 में संविधान लागू होते से ही शिक्षा के, नौकरी के, पदोन्नति के, राजनीति के और तमाम व्यापार व्यवसाय इसके अधिकार का प्रावधान किया गया। लेकिन शिक्षा का मिला, नौकरी का मिला, पदोन्नति का मिला, राजनीति का मिला, अन्य चीज़ों का नहीं मिला। जबकि संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, काय में हिस्सेदारी। शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति, राजनीति, न्यायालय, व्यापार, व्यवसाय, जमीन, जायदाद, पूंजी, सब में उसकी हिस्सेदारी उतनी होना चाहिए, उसकी संख्या के अनुपात में। हम लोग कहते हैं आरक्षण सिर्फ नौकरी मिल गई, शिक्षा में आरक्षण मिल गया, राजनीति में आरक्षण नहीं। एवरी ये हिस्सेदारी का मामला है, संविधान ये कहता है। और यही हिस्सेदारी ओबीसी को सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 340 लिख करके देना चाहा था। लेकिन ब्राह्मणों ने ओबीसी के कुछ साधन संपन्न लोगों को गुमराह करके, मिसगाइड करके आज भी भ्रमित करता है वो इस तरीके से उन लोगों को। तो उन्होंने उसको उलझा दिया, तो कहा कि नहीं, आयोग बनना चाहिए, ओबीसी कौन है उसका पता करेगा, पिछड़ा हुआ कौन है उसका पता करेगा। केलकर आयोग बनाया, उस केलकर आयोग की रिपोर्ट, और बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए आयोग बनना चाहिए, ओबीसी की गणना होना चाहिए, उसके लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कितने ओबीसी को जानकारी है? मंत्री पद से इस्तीफा दिया बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए। ओबीसी के लोग समझते हैं बाबा साहब अंबेडकर तो अछूत थे, महार थे, हमारा नेता है नहीं। कोई अछूत नहीं है। मैंने कहा कोई 18 महीने में पैदा नहीं हुआ, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है। नहीं तो ऊंच या नीच होने का कोई पैमाना होता पैदाइश का या शारीरिक अंगों में डिफरेंस होता। ये तो ब्राह्मणों ने हमको ऊंच नीच घोषित करके हमको विभाजित किया और क्रमिक असमानता बनाई है। हम सब इंसान हैं, सब 9 महीने में पैदा हुए हैं। किसी भी गुब्बारे में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हीलियम गैस भर दो, उड़ेगा।
उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ साइंस का, ताकि हमारे दिमाग में अरे मैं तो अछूत हूँ, अरे मैं तो आदिवासी हूँ, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं तो गधा हूँ। ये दिमाग से कचरा निकाल दीजिए। कचरा ब्राह्मणों ने भरा है हम लोगों के। तो साथियों, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को अधिकार दिए थे, जो 1950 में एससी एसटी को शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, पदोन्नति में उनको हिस्सेदारी मिल रही है। जितनी भी मिली है पूरी नहीं मिली है, राजनीति में पूरी है। राजनीति में अभी तक कोई बैकलॉग सुना आप लोगों ने? 6 महीने में पद भर जाता है। 6 महीने भी उसको खाली नहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि वहां तो सिर्फ गुलाम, उनके रिमोट। एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट है कि ये एससी का पद है, ये एसटी का पद, ये सीट है। लेकिन जिस तरीके से हमारी विभिन्न परीक्षाएं, यूपीएससी, पीएससी वगैरह में हम मेरिट बनाते हैं, सबसे वहाँ मेरिट बनती है। सबसे ज़्यादा गुलाम, सुपर क्वालिटी का गुलाम कौन है? जो हमारे रिमोट पे चलेगा, उसको वो सांसद, वो विधायक का टिकट देते हैं और उसको नेता चुनते हैं। इसलिए हमारा सत्यानाश हुआ है, इसलिए आज ये वर्तमान में देश में परिस्थितियां निर्माण हुई है। तो साथियों, ये अधिकार ओबीसी को भी 1950 में ही मिलना चाहिए था, लेकिन वैसे ओबीसी जो 52% है, अगर 100% ओबीसी अगर इकट्ठे हो जाए, 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनमें से 75% ओबीसी के लोग इकट्ठे हो जाए तो सिर्फ ओबीसी ही सत्ता में रहेगा। 52%, और 52% कब? जब पाकिस्तान नहीं बना था 1931 की जनगणना के आधार पर। आज लगभग 60 से 65% ओबीसी है भारत में, लेकिन सोया हुआ है, पता नहीं है, अलग अलग गुलामी कर रहे हैं। तो साथियों, 52% ओबीसी हमारा बड़ा भाई है, हम उनको जगा रहे हैं कि हम बिछड़े हुए लोग हैं। ये पहचान तो संविधान के माध्यम से मिली है, ओबीसी, एससी, एसटी। इससे पहले हम लोगों की पहचान अलग थी, ये समय समय पे हमको अलग अलग पहचान दी गई। तो उस ओबीसी के साथ में जो धोखेबाजी हुई है, 52% ओबीसी को 42 साल के बाद मंडल कमीशन के माध्यम से 1992 में 27% नौकरियों में आरक्षण दिया, एक टुकड़ा डाला, क्योंकि 42 साल से रो रहा था। चुप करना चाहिए। वो जागृति भी आ गई थी मान्यवर कांशीराम साहब के मूवमेंट की बदौलत। ओबीसी में भी जागृति आ गई थी। ओबीसी में जागृति का परिणाम है लालू, मुलायम और अखिलेश। ये परिणाम है। किसने जागरूक किया? मान्यवर कांशीराम साहब के वामसेप आंदोलन में। और वामसेप का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जितने भी धर्म परिवर्तित लोग हैं उनका संगठन, यानी 90% लोगों का संगठन, यानी 90% लोगों को वो जगाने का काम कर रहे थे। इसलिए ओबीसी जागा। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम ओबीसी के राजनीतिक पार्टी लोग आए और सत्ता में, शासन में रहे। ये उसका परिणाम है। तो 52% ओबीसी को 42 साल के बाद
एक टुकड़ा डाला मंडल कमीशन के माध्यम से, शिक्षा में 52 को 27 मिलेगा। और क्या धोखेबाजी की, 1992 में जिनकी 1 लाख रुपए की इनकम होगी वो क्रीमिलियर होगा, वो संपन्न वर्ग में होगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब चौधरी विकास पटेल कहते हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसको दांत है उसको चने नहीं दिए और जिसको दांत नहीं है उसको चने दिए गए। कहने का तात्पर्य, जो लोग आरक्षण का लाभ लेने लायक है उनको क्रीमिलियर घोषित कर दिया, और जो लेने लायक नहीं है उनको, मतलब जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आरक्षण का लाभ ले सकते हैं उनको क्रीमिलियर घोषित कर दिया। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं उनको कहा आपको मिलेगा। तो मैंने एक शब्द कहा था आपको, 42 साल से रो रहा था, अरे SC ST के लोगों ने को नौकरियां मिल गई, इनको आरक्षण मिल रहा है, इनको ये कर रहा है, ये है सरकार के दामाद है, ये है। उस OBC को 1992 में सिर्फ झुंझुना, ये बच्चा अगर रोता है उसको झुंझुना अगर बजा दो, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, वो झुंझुना बजा दो, उस झुंझुने से उस बच्चे को कोई फायदा होता है या सिर्फ उसका ध्यान डाइवर्ट होता है? उस बच्चे का सिर्फ ध्यान डाइवर्ट होता है कि 42 साल से ये रो रहे थे OBC के लोग, उन झुंझुना बजा दिया। यानी जो आरक्षण का लाभ ले सकता है उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं ले सकता है उसको मिलेगा। फिर अगली धोखेबाजी, नौकरी में आरक्षण दिया, शिक्षा में नहीं दिया। SC ST के लिए, अरे ये बच्चे SC ST के लोग साधनहीन है, आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, इनको हॉस्टल बनाओ, हॉस्टल में खाना दो, रहने के लिए रखो, वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ से पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। ऐसी व्यवस्था OBC के लिए नहीं की, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? शिक्षा में आरक्षण, अर्जुन सिंह मंडल कमीशन जिसने दिया वो भी राजपूत था, क्षत्रिय था, और शिक्षा में आरक्षण दिया अर्जुन सिंह, वो भी राजपूत था, क्षत्रिय था। इसका मतलब हम कहें कि क्षत्रिय लोग हमारे लोग हैं और उनको, हमको ब्राह्मणों ने नहीं दिया, हमको OBC को भी। हमारे बहुत सारे OBC के लोगों को जानकारी होगी, ब्राह्मण तो बहुत संस्कारित लोग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ब्राह्मणों ने कुछ दिया क्या? तो ये गलत फहमी त्यागे हम। 2006 में शिक्षा में मिला, पदोन्नति में आज तक नहीं है, राजनीति में आज तक नहीं है, जबकि संविधान कहता है शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में, राजनीति में, जल जंगल जमीन, व्यापार व्यवसाय, हर क्षेत्र में उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कितने लोगों को जानकारी है? सिर्फ आरक्षण आरक्षण, अरे आरक्षण SC ST के लोग, आज अगर SC ST के लोग बड़े बड़े पदों में पहुंचे हैं, जगह जगह दिखाई देते हैं, तो वो संविधान की बदौलत है, किसी देवी शक्ति की बदौलत नहीं। तो ये OBC
के बारे में जो मुद्दे रखे गए हैं, आज भी ये संविधान बचेगा तो ओबीसी का हक मिलेगा शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, पदोन्नति में, और ओबीसी को ही नहीं मिलेगा, तमाम मूल निवासियों को मिलेगा। तो संविधान बचना चाहिए, क्या मनुस्मृति आना चाहिए? आपके हाथ में है। वो तो निरंतर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, ये पर्यायवाची शब्द है। आज हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये ब्राह्मणी धर्म है जिसको हिंदू कहा जा रहा है। हिंदू नाम का धर्म अगर होता तो ब्राह्मणों के शास्त्रों में, वेद, पुराण, गीता, रामायण में कहीं ना कहीं हिंदू शब्द आता। और उनके सबसे बड़ा नेता दयानंद सरस्वती ने आधुनिक भारत में सत्यार्थ प्रकाश लिख करके रखा हुआ है, पढ़ लेना। हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है यहाँ के हारे हुए लोगों को। भारत में जिनको अंग्रेजों ने मुगलों ने हराया था, उनको मुगलों ने हिंदू कहा था। वो साथियों, गंभीर परिस्थितियां हैं। मैं लास्ट में 5 मिनट में, आज प्रधानमंत्री अन्न धन योजना गूगल पे सर्च करें, 80 करोड़ लोग राशन की दुकान पे झोला लेकर के भिखारी की तरह खड़े हो गए हैं। 80 करोड़। गुलाम भारत में जो लोग अपने बच्चों की शादियां करवाने के लायक थे, आज उनके बच्चों की शादियां हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती है। आपके यहाँ क्या चलती मुझे जानकारी नहीं है। बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, शादी सरकार करवा रही है। जब SC ST के लोग पढ़ लिख कर स्कूल में जाते थे, नौकरी में आ गए तो कहते हैं सरकार के दामाद है। हमको ऐसा कहा जाता था, ये सरकार के जमाई है। तो जो बच्चा जिनके माँ बाप की शादी सरकार ने करवाई, वो अगर स्कूल में जाएगा और उनके साथी लोग कहेंगे ये सरकारी बच्चा है, उसका सीना 36 का होगा तो 18 का रह जाएगा, या दूसरे दिन से स्कूल जाना बंद कर देगा। अपमान क्या करें? ये अपमान भरी जिंदगी के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। इस समाज को इस तरीके से, क्योंकि तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार होने के बाद भी हम लोग उनका उपयोग और प्रयोग करके हमारे समाज, हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के, हमारे महापुरुषों से हमने क्या प्रेरणा ली, या सिर्फ जय जयकार करते हैं, जयंतियां मनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया, फूले ने ये किया, वो किया, ऐसे मंचों पे हम भाषण देते हैं। क्या उन्होंने तारीफ करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी कि मेरी मंच पे जाकर के तारीफ करना? आप स्वयं क्या कर रहे हो? उन्होंने तो ये किया, करके चले गए, लेकिन आज आपकी वर्तमान और हजारों पीढ़ियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हो?
सिर्फ भाषणबाजी। या जितने भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन बैठे हुए अच्छे अच्छे पदों से रिटायर्ड लोग हैं साथियों, 80 साल जिएंगे, 13 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। 13वीं हो गई, पगड़ी बंधा दी। ये जिंदा कौन है महापुरुष? ये कुछ करके गए हैं। अगर वास्तव में आप राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे नहीं, जिला स्तर पे आपको समाज, आपको पेंशन मिल रही है, आप रिटायर्ड लोग हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप अनुभवी लोग हैं, हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, अगर वास्तव में इस समाज को, ये कौम जो सुनामी सब कुछ बर्बाद कर देगी, उसको बचाने के लिए अगर हम लोग समाज घर से बाहर निकल जाएं। आज मेरी भी 63 साल की उम्र है। मैं भी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल था। 5 साल पहले नौकरी छोड़ी, पदोन्नति छोड़ी और घर बार छोड़ करके अब मैं काम कर रहा हूँ। बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, मेरी कोई समस्या नहीं है। यह संविधान है, 53,200 रुपये पेंशन मिलती है, कोई समस्या है मेरी? सिर्फ इन महापुरुषों से प्रेरणा ली इसलिए 5 साल पहले, और वो भी बच्चों को इस लायक बना दिया इसलिए 5 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1920 में, जुलाई 1920 में प्रोफेसर पद से त्याग पत्र दिया और इस सामाजिक आंदोलन के लिए एक मारवाड़ी बनिए से कर्जा लिया और ये मूवमेंट चलाया। उसकी बदौलत 1950 में अधिकार हम लोगों को मिले। लेकिन हम हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या हमको प्लानिंग बनाना चाहिए कि मैं इस सामाजिक मूवमेंट के बारे में कम से कम जो जानकारी होना चाहिए वो जानकारी वीडियो के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अर्जित करूं। सभी सामाजिक समूह के बारे में कुछ कुछ जानकारी होना चाहिए। अगर मैं ओबीसी को जोड़ना चाहता हूं और आदिवासियों की जानकारी दूंगा तो ओबीसी जुड़ेगा आपके साथ। तो जिस सामाजिक समूह यानी बामसेप या बामसेप के तमाम आफशूट संगठन के कार्यकर्ता को एससी के बारे में, एसटी के बारे में, ओबीसी के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनके साथ धोखेबाजी हुई उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए, तब जा करके आप उनको अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो साथियों, समय कम है, चिट्ठी आ गई है। मैं लास्ट में आप लोगों से, जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, दूसरे सत्र में भी बहुत गहन बिंदुओं पे चर्चा होना है, यूसीसी भी है और हम आदिवासियों को लड़ाने के लिए डीलिस्टिंग का मामला भी है, उस विषय पे भी चर्चा होगी। तो यहाँ के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हमारे महापुरुषों से अगर वास्तव में अगर हम ऐसा प्रेरणा, हम काम आज से थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जाने, हमारे साथी लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा करें, कुछ उस संगठन से जुड़े हुए लोगों के साथ मिल कर के बात करें। हजारों पीढ़ियाँ वर्तमान और हजारों पीढ़ियाँ, ये एकमात्र मूवमेंट है। नहीं तो बुद्धा का, बाबा साहब बुद्धा का इतना बड़ा मूवमेंट था, उसको खत्म किया। बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा मूवमेंट था, उसको खत्म किया। ये तो पुनर्जीवित किया था मान्यवर कांसीराम साहब ने, जो आज ये चल रहा है और ये नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच चुका है। इस मूवमेंट के साथ में 15 वर्ष से लगा करके 85 वर्ष के लोग काम कर रहे हैं। वो तमाम सामाजिक समूह के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, पेंशनर, सब लोग इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास मात्र एक विकल्प है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट ब्राह्मणों ने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद खत्म कर दिया था, आज वर्तमान में सभी सामाजिक समूह को साथ में लेकर के चलने वाला एक ही शख्स है,
मैं आदिवासी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन वामन मेश्राम साहब के साथ में जुड़ करके काम कर रहा हूँ। 5 साल पहले उनको देख करके नौकरी छोड़ी, पदोन्नति छोड़ी और घर बार छोड़ करके आपके बीच में है। एकमात्र शख्स है, एकमात्र नेतृत्व है जो सभी को साथ में लेकर के वो सभी में प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ताओं, वक्ताओं का निर्माण करके नेतृत्व का निर्माण करने के लिए काम कर रहा है। ब्राह्मणों के लिए यही सबसे बड़ा कि सभी को जगह दिया वामन मेश्राम ने, सभी को लड़ने भिड़ने के लिए तैयार कर दिया। ये मिशन है साथियों। आप इस मूवमेंट को जानें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आप ऐसा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। जय जवान।